गुड मॉर्निंग। यार मैं ड्राइव करते करते ये सोच रहा था कि अगर इंडिया में दिन रात 24/7 सारी दुकानें, सारे रेस्टोरेंट, सारे सिनेमा खोल दिए जाएं तो कितना फ़ायदा होगा इकोनॉमी को। मतलब सिर्फ सिटीज़ में खोल दिया जाए तो जीडीपी में ग्रोथ आएगी। और ऐसा नहीं है कि मैं खुद से बना के बोल रहा हूँ, ऐसा देखा गया है जिन कंट्रीज़ में 24/7 सारी चीज़ें खुली होती हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं बाय 6 to 10%, विच इज़ गुड। अब खुद ही सोचो, कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है भाई, आधे लोग को सुबह से लेकर शाम तक अलोकेट करो और फिर आधे लोगों को शाम से लेकर रात तक करो, क्योंकि कितनी सारी जॉब क्रिएट हो जाएंगी। रिटेल्स में ले लो, सिक्योरिटी में ले लो, इनफैक्ट इंसेंटिव भी देने चाहिए। जैसे सपोज करो कि आदमी अगर आफ्टर 10 शॉपिंग जा रहा है या पिक्चर देख रहा है तो कुछ डिस्काउंट हो गया, कंसेशन हो गया 25% का, समथिंग लाइक दैट। सो आई मीन होना चाहिए यार, करना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, बट अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और क्या चल रहा है यार अपने शहर में? यार यहाँ कोई होर्डिंग नहीं दिख रही है मुझे, कैसे हो गया? नहीं एक्चुअली होर्डिंग क्या है ना, कहीं पे भी जाओ अपने शहर में तुम देखो, तुम्हें हर जगह दिखेगी, हर कोई अपनी ब्रांडिंग कर रहा है। सोचो 2023 में 16% हायर लोग पैसा लगाने वाले हैं एडवर्टाइजिंग में। तो जो एक्सपेंडिचर है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, वो रहेगा बाय मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीज़ इन 2023। यार सही है, दबा के लोग पैसे खर्च कर रहे हैं। बाय द वे चाय पीने जा रहा हूँ, चलो चलते हैं, कोई अच्छी जगह देखते हैं। इनफैक्ट बंद मक्खन भी खाएंगे साथ में, 2 खा लेंगे यार, क्या जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में मिल्क ना एकदम लग्जरी में काउंट होगा, क्योंकि पिछले साल से आज की डेट में 2023 में हम आ गए और मिल्क की कॉस्टिंग बढ़ गई बाय मोर देन 15%। महंगा हो गया दूध यार, इतना ज़्यादा। इनफैक्ट जो और भी इंपॉर्टेंट खाने पीने की एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई बाय मोर देन 5 to 15% सिंस जैन 2023। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या? जैसे कि राइस, आटा, दाल, मिल्क। सोचो यार, बासमती राइस वाइस तो 15% ऊपर बिक रहा है, जो नॉर्मल उसका रेट चलता है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा कि डिमांड पे इम्पैक्ट आएगा, रिटेलर परेशान रहेगा, इकॉनमी थोड़ी ख़राब रहेगी। पता है, जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन होता है वो अकाउंट करता है मोर देन 40% इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये एक्सेलरेट कर गया बाय मोर देन 5.93% इन जैन 2023, अगर तुम पिछले उससे कंपेयर करोगे जो कि था 4.19%। कितनी महंगाई आ रही है यार। अच्छा ये देखो, ये सारी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन मैं ये पढ़ रहा था कि जैसे डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री है जिससे अपने कपड़े वपड़े साफ़ करते हो, वो है 35,000 करोड़ से बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में। अब जो सर्फ एक्सेल ब्रांड है हिंदुस्तान यूनिलीवर की, उसकी जो सेल्स हुई दैट इज़ ऑफ मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज़। क्यों? क्योंकि उनका जो छोटा 10 वाला शायद पैक था वो बड़ा बिका। सही है यार। आई मीन एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज प्रॉफिट पे प्रॉफिट कमा रही हैं और नॉर्मल आदमी जिसका दिन में कोई चीज़ लेनी है, कुछ करना है, वो परेशान है, उसकी कॉस्टिंग ही बढ़ती जा रही है नॉर्मल चीज़ों की। अब पता नहीं यार। नहीं भैया दूसरी चाय नहीं, एक बहुत है, इतनी महंगी है यार। यार शादी के लिए तो सुना था कि कुंडली मैच होती है, हॉरोस्कोप मैच होता है, उसके बाद गुड़ मैच होते हैं तो आप डिसाइड करते हो इससे शादी होगी कि नहीं होगी। बट आजकल ये जो डेटिंग कंपनीज हैं बड़ी शाड़ी हो गई हैं यार, ये अपना मार्केट कवर करना चाह रही हैं इन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ नए फीचर्स ऐड कर दिए, जैसे कि हॉरोस्कोप वाला ऑप्शन दे दिया। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे क्या है ना कि जो बंदे की डेट ऑफ बर्थ है और जिस समय पैदा हुआ है उसको लेके तुरंत कंपैटिबिलिटी आ गई लड़का लड़की की। अब जैसे मान लो कि लव हो गया, हेल्थ हो गया, डोमिनेंस हो गया, वर्क हो गया, मतलब 7-8 पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे ये बताती है कि कंपैटिबल है कि नहीं है, तो फिर आप बात करो या ना करो। अब कंपनी जैसे आइल्स हो गई, क्वैक हो गई, ट्रूली मैडली हो गई, ये सब आ गए इस चीज़ में। सही है यार, मतलब आई मीन इट्स फनी टू। किसी से भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करो, बड़े प्यार से वो बोलेगा,
इंट्रोस्पेक्ट करो यार चीज़ों को, सोचो, सोचोगे नहीं तो समझोगे कैसे। बट मुझे लगता है हमारी जो जनरेशन है वो इतनी परेशान है खुद की चीज़ों में, खुद की लाइफ में, इतनी गलतियाँ ऑलरेडी कर चुकी है कि जब वो सोचने बैठती है कि मैंने क्या किया लाइफ में, क्यों किया, तो नेगेटिव लूप में फंस जाती है। सो ऑनेस्टली मुझे लगता है ना, इंस्टेड ऑफ कुछ ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना, हमें अपने आप को काफ़ी बिजी रखना चाहिए काम में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भागो चीज़ों से, बट अपने आप को अपनी चीज़ों में बिजी रखो, क्योंकि डे ड्रीमिंग, ये सारी चीज़ें तो मन में थ्रू आउट चलती रहती हैं। ऑनेस्टली अगर तुम देखोगे ना, तुम 80% सोचते हो, 20% सिर्फ काम करते हो। 80% काम कर लो, 20% सिर्फ सोच लो। एक तरफ ये दुनिया इक्वालिटी की बात करती है, ब्रॉड माइंडेड होने की बात करती है। बिल्कुल, एजुकेशन तो आपको सिखाती है ब्रॉड माइंडेड होना, लेकिन ऐसा क्यों है जो ये डेवलप नेशंस हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, यहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं व्हेन इट कम्स टू गिविंग जॉब टू स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टेम बैकग्राउंड एंड नॉन स्टेम बैकग्राउंड। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, और नॉन स्टेम मतलब कि आर्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, फिनेंस हो गया, लॉ हो गया, मैनेजमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, नर्सिंग हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह। देखा गया है कि ज़्यादातर डेवलप नेशन में, सपोज करो कि यूएस में ले लो, किसको प्रेफरेंस मिलती है? जो स्टेम बैकग्राउंड से है, जैसे कि इंजीनियरिंग। यार ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज के इस वर्ल्ड में जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सबसे ज़्यादा नीडी है इन्हीं सब चीज़ों की, कोडिंग करने के लिए या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए। पर ऐसा नहीं सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे क्रिएटिविटी भी एट पार रहे, उतनी ही रिक्वायरमेंट हो इन नॉन स्टेम बैकग्राउंड वालों की भी। क्योंकि सपोज करो कोई बच्चा जो बाहर पढ़ने जाता है 3-4 करोड़ रुपए लगा के, नॉन स्टेम वाला कोर्स करता है, कोई क्रिएटिव कोर्स करता है, और उसको कोई जॉब नहीं मिली क्योंकि उसने क्रिएटिविटी चुनी लाइफ में। 2022 में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने डेटा निकाला जिससे पता चला कि मोर देन 7,70,000 स्टूडेंट्स अब्रॉड गए हायर स्टडीज़ करने, जिसमें कि एजुकेशन लेने में नहीं दिक्कत थी, जॉब पाने में दिक्कत थी, स्पेशली नॉन स्टेम बैकग्राउंड वालों को। तो ये सिस्टम तो कुछ चेंज करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन इसमें नहीं होनी चाहिए। आई नो टाइम लगेगा, बट क्रिएटिविटी को एट पार जोड़ो, लॉन्ग टर्म में ना काफ़ी काम आएगी। आजकल न्यूज़ में सुनते हो ना कि बाय 2030, 2035 तक पेट्रोल डीजल कार्स एकदम स्वैप हो जाएंगी और क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अब ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स डीजल और पेट्रोल पे तो चलती नहीं है, ये चलती किस पे हैं? ये चलती हैं ईवी बैटरीज़ पे। और ये ईवी बैटरीज़ कहाँ से बनती हैं? ये बनती हैं लिथियम से। अब इंडिया इंपोर्ट करता है लिथियम, जिससे क्या होता है कि इंडिया पे कॉस्टिंग बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो बैटरीज़ बनाता है काफ़ी महंगी पड़ती है। लेकिन एक गुड न्यूज़ आई है, जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में लिथियम मिला है, जो कि है रेयर अर्थ मिनरल। अब इससे आराम से बैटरीज क्रिएट हो सकती है, और भी जहाँ भी यूज़ चाहिए वहाँ यूज़ होगा। इससे क्या होगा? इंडिया एक अच्छा प्लेयर बन सकता है सप्लाई चेन में और ग्लोबल मार्केट में भी, क्योंकि कॉस्टिंग बचेगी ना। जस्ट अ मोमेंट। हेलो, या हाय बेब, या श्योर 5:30, या स्टारबक्स, या कॉफीज ऑन मी। दैट्स लाइफ यार। ये देख रहे हो, iPhone 14 Pro Max EMI पे लिया है। क्या करूँ, सोसाइटी में इज्जत भी तो बचानी है। अब ये इंग्लिश बोलने वाली गर्लफ्रेंड है, इससे नीचे कोई फ़ोन चलेगा इसके आगे? बट यार ये बड़ी शाड़ी कंपनी है एप्पल। सबसे पहले ये इंटेल का प्रोसेसर यूज़ करती थी, धीरे धीरे अब ये M1 M2 चिप खुद का बना रही है। स्क्रीन जो डिस्प्ले देखते हो, ये सैमसंग और LG से प्रोक्योर करती थी, अभी भी करती है, बट धीरे धीरे खुद की स्क्रीन डिस्प्ले बनाने वाली है। जैसे कि इसको कहते हैं माइक्रो LED डिस्प्ले, मतलब समझ लो OLED से भी ऊपर, इतना मतलब क्रिस्टल क्लियर, जैसे लगेगा कि ग्लास पे कुछ लिख के आ रहा है या बन के आ रहा है। एप्पल यार क्या बात है, बट बहुत महंगे हो बॉस। ओ बाय द वे, दैट्स लखनऊ हाई कोर्ट, नया बना है, काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, उसमें ये पता चला है जो पूरे इंडिया में हाई कोर्ट के पेंडिंग केसेस हैं, दैट इज़ मोर देन 59 लाख। सबसे ज़्यादा इलाहाबाद हाई कोर्ट, दैट इज़ समवेयर मोर देन 10 लाख। और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं, दैट इज़ मोर देन
69,000. I mean that's a lot. जल्द से जल्द क्लियर करना चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर जुडिशरी लगी भी होगी इसको क्लियर करने में. पता है गवर्नमेंट कब विंडफॉल टैक्स लगाती है कंपनीज पे? जब कंपनी कुछ अंधा प्रॉफिट कमाती है ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, नॉट बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस डिसीजंस. फॉर एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर हुई. अब रशिया की जो ऑयल कंपनीज हैं उन पे सैंक्शंस लग गए कि अब आप ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो फायदा हुआ दूसरी कंट्रीज की कंपनीज को. ओके अब यहां पे इन्होंने अंधा प्रॉफिट कमाया. इसी को देखते हुए इंडिया में इंडियन यूनियन गवर्नमेंट ने इस फेब 2023 पे हाइक कर दिया ऑन विंडफॉल टैक्स. किस चीज पे किया? डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल, दूसरा एक्सपोर्ट ऑफ डीजल, तीसरा एविएशन फ्यूल. अब होता क्या है कि सपोज करो कि जो एक्सट्रीम प्रॉफिट होता है वो अब कंपनी बिना किसी बात के कमा रही है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई. गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इसको कंट्री के अच्छे काम के लिए यूज़ करेंगे, स्कीम्स के लिए यूज़ करेंगे. अब आप सोचो 2022 में जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं उन्होंने प्रॉफिट कमाया बाय मोर देन $219 बिलियन. तो यार ये टैक्स तो बनता है ना. टाटा इज बैक विद द बैंग. एविएशन इंडस्ट्री की हिस्टोरिक डील हुई है. टाटा ने बोइंग एंड एयरबस को ऑर्डर दिए हैं टू मेक 470 एयरक्राफ्ट. बाय गॉड, टाटा ने सोच लिया अपनी एयर इंडिया महाराजा लेगेसी को रिवैम्प करने का. मैं कई बार सोचता हूँ जो 20 साल बाद हम ऑक्सीजन लेंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि वो भी रिलायंस का ही दिया होगा, प्योर वाला. यार कहाँ नहीं है रिलायंस? टॉयज में आ जाओ, हैमलीज ले लिया. एक सेक्टर बचा था ले दे के, उसको भी रिलायंस ने नहीं छोड़ा, जो कि था मेकअप एंड ब्यूटी. थैंक यू सो मच. बाय द नेम ऑफ टायरा, रिलायंस ने खुद का ई कॉमर्स ब्यूटी प्लेटफॉर्म खोल दिया, क्योंकि रिलायंस किसी से पीछे तो रहता नहीं है. और सबसे बड़ा कंपटीशन किसको मिलने वाला है? नायका को. पर और भी प्लेयर्स हैं जैसे कि टाटा क्लिक, टाटा भी पीछे नहीं रहता है, और सिफोरा और SS Beauty by Shoppers Stop. Due to slowdown in global demand, Indian merchandise export declined in January 2023 by more than 6.58%. And import also declined by more than 3.63%. Trade deficit is at the lowest if you compare it with last 12 months, which is somewhere around $17 billion. But overall, if you talk in a cumulative manner, तो उस हिसाब से तो मार्केट सही चल रहा है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का भी. एक ज़माना था जब माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, हाँ वही विंडोज़ वाला, एकदम मार्केट में डोमिनेट करता था. मतलब समझो जलवे थे यार इसके. पर एकदम से मार्केट में आया एल्गोरिथम ड्रिवन वाला गूगल सर्च इंजन और इसने मार्केट को डिसरप्ट कर दिया. माइक्रोसॉफ्ट सर्च इंजन पता नहीं कहाँ चला गया. आज की डेट में जो 90% सर्च इंजन मार्केट है वो है किसका? गूगल का. पर ये है AI का ज़माना और यहाँ है कहानी में ट्विस्ट. माइक्रोसॉफ्ट ने $10 बिलियन का चेक काट दिया. किसके लिए? फॉर कंपनी नोन एज OpenAI. ये कौन सी कंपनी है? ये वही कंपनी है जिसने ChatGPT और DALL-E जैसे AI वाले एडवांस ये सॉफ्टवेयर्स बनाए, ये प्लेटफॉर्म बनाए हैं, सुपर एडवांस. तो अब क्या? तो अब माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है कि हमारा ये जो ओपन सर्च इंजन है बिंग, इसमें हम क्या करेंगे कि इसको हम AI वाली पावर देंगे. और देगा कौन? वही कंपनी जो ChatGPT बनाई है और DALL-E बनाई है. तो सोचो कितना एडवांस होगा. अब बात करते हैं गूगल की. गूगल है परेशान क्योंकि गूगल का भी एक AI कॉन्वर्सेशनल वाला सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है बाय द नेम ऑफ बार्ड. अब ये शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि जो बॉट्स आए हैं उसने कुछ फॉल्टी आंसर्स दिए, सही नहीं है. हुआ क्या? स्टॉक मार्केट में मोर देन $100 बिलियन डाउन हो गया गूगल का. अब पता नहीं, हो सकता है फ्यूचर में गूगल कुछ एक्सट्रीमली गुड कर ले, अपने AI को एडवांस कर ले तो शायद कुछ हो. बट अभी तो माइक्रोसॉफ्ट एज लेते दिख रहा है. पर ये सारी बात फ्यूचरिस्टिक है, अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं है. बट लग रहा है कि जो गेम है वो माइक्रोसॉफ्ट के हाथ में जाने वाला है. मैं क्या कह रहा था, इस फंक्शन भी देखो ना. अगले वीक फिर मिलते हैं. लव यू.